अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। शेख रशीद तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ शेख रशीद साहब के साथ नहीं है। शेख रशीद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत के मामले पर तनहा नजर आ रहे हैं और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा करने पर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल करने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए अदालत में जाने का फैसला किया है। 13 दिसंबर 2018 को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असेंबली में कहा था कि अगर शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते हैं तो हुकूमत उसकी मुखालफत नहीं करेगी। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पीएससी की नामजदगी के फैसले को जमहूरियत की खातिर जरूरी करार दिया था। हुकूमत तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है, लेकिन शेख रशीद जो हमेशा से इमरान खान के हर फैसले पे उनके साथ खड़े रहे, इस मामले पर उन्होंने इमरान खान से राहें जुदा कर ली हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने हुकूमती फैसले की मुखालफत करते हुए अदालत जाने का फैसला किया है। 4 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएससी बनाए जाने की मुखालफत करते हुए अदालत से रुजू करने का ऐलान किया। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए यहां तक कहा कि बिल्ले को दूध की रखवाली देने से बेहतर है कि एहतसाब ही बंद कर दिया जाए। शेख रशीद ने हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत अभी तक जारी रखी हुई है और कल एक बार फिर शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बड़े सगीर का सबसे बड़ा चोर शहबाज शरीफ है। मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। बर्रे सगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा चोर डाकू लुटेरा जो है उसका नाम है शहबाज शरीफ। दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बैठाया जा सकता, चोरों को चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। रोज प्रोडक्शन आर्डर फिर इन्हीं का रोज केस होगा जी, फिर असम्बलियों की क्या असम्बलियों में काम होंगे। मैं जा रहा हूं, मैं समझता हूं कि दुनिया सियासत का सबसे बड़ा डाकू जो है उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का अगर चेयरमैन बनाए तो ये पीटीआई का मसला है, मैं अवामी मुस्लिम लीग। शेख रशीद साहब के इस फैसले पर तहरीक इंसाफ शेख रशीद साहब के साथ नजर नहीं आ रही। कल वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर नईम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद के इस फैसले से लाताल्लुकी का इजहार किया है। न सिर्फ ये बल्कि नईम उल हक ने शहबाज शरीफ की बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नामजदगी का दिफा करते हुए कहा कि ऑपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असेंबली को यकीन दहानी करवाई थी कि वो उन इजलासों की सदारत नहीं करेंगे जो नून लीग के दौरे हुकूमत में किए जाने वाले मंसूबों पर मबनी होंगे। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि इमरान खान के हर फैसले को डिफेंड करने वाले शेख रशीद वजीर आजम के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, आप हमेशा कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ तमाम इशूज पर खड़ा रहूंगा, आप उनके इत्तेहादी भी हैं, लेकिन ये जो पीएससी का मामला है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला है, जिस पर आपने एक पोजीशन ली है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होती नहीं नजर आती। आप सही कह रहे हैं। मैं खुद भी नहीं खड़ा हुआ इस इशू पे उनके साथ। मैं 36 में रहता हूं जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आगे 26 में चेयरमैन नैब रहते हैं, सॉरी 32 में, 26 में वो चोर रहता है, डाकू लुटेरा। जहाजों में आ रहे हैं, जहाजों में जा रहे हैं, अवारा कलाशनकोवों में हम क्या कोई गनीमत का माल थे कि 7-7 साल हमने कैदें काटी और 3-3 साल बाद हमारे प्रोडक्शन आर्डर हुए। मैं नैब मुझे बुलाए जी, शेख रशीद साहब आए, नैब बुला रही है आपको, और मैं कल कहूं कि नैब आए मेरे पास। लानत है ऐसे निज़ाम पर जिसमें चोर और चौकीदार एक ही सफ में खड़े कर दिए गए। सो मेरा इशू ये है जी, मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं जी। वजारत कोई चीज़ नहीं है, वजारत आने जाने वाली चीज़ है। मैं 8वीं दफ़ा वजीर बना हूं और मैं इंशाअल्लाह ताला साए की तरह इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन एक केस मैंने लड़ा है पनामा का और दूसरा केस मैं लड़ने जा रहा हूं। हुदैबिया मुझसे अभी तक रिव्यू में फंसा रहा है और LNG का केस, ये 2 केसेस हैं जी, इस दोनों में मैं अपीयर हो रहा हूं। कोई राजी रहता है राजी रहे, कोई खफा होता है खफा हो जाए। अगर आप कहते हैं कि दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठा दिया तो वो फैसला तो फिर हुकूमत वक्त का है, इमरान खान साहब का ही है। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा। एक दिन ये सब लोग पछताएंगे। सांप और शहबाज शरीफ इकट्ठे आ रहे हों, पहले सियासी तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकली, सियासी तौर पर शहबाज शरीफ को मारो, फिर सांप को मारो। ये अजदहा हैं लूटने वाले लोगों को। एक बेटे को भगा दिया, कहता है
तुम बेटे को बुलाओ यार, बुलाओ अपने दामाद को, बुलाओ इसहाक डार को। किस चीज के तुम कह रहे हो यार? बुलाओ नवाज शरीफ के बेटों को। इनकी औलादें दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में रहती हैं, अपने जहाज हैं इनके हुजूर, अपने दुनिया में बैंक अकाउंट्स हैं इनके, और फिर कहते हैं जनाब फलान को ECL में डाल दिए। चोरी भी करें, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने, चले, स्पीकर का फैसला है, मैं कुछ नहीं कहता। सही, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन रिमांड के वक्त बनना, दिस इज टोटली रॉन्ग सर। शेख साहब, इस पर हुकूमत ये कहती है, हुकूमत ये कहती है कि हमें पार्लिमानी निजाम भी आगे बढ़ाना है। उन्होंने कमेटी से बाइकआउट का फैसला कर दिया था, वरना हम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते थे, हमें आगे बढ़ाना था मामला को, इसीलिए हमने इस पे कंसीड किया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट होंगे PMLN से ताल्लुक रखते होंगे, शहबाज शरीफ साहब से ताल्लुक रखते होंगे, उसका ऑडिट वो शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे, उस वक्त वो PSC की चेयरमैनशिप नहीं करेंगे जब कोई ऐसा मंसूबा आएगा जिसका ताल्लुक नून लीग से होगा। ये सब कहने की बातें हैं। पिछले हफ्ते अखबारों ने आपको पढ़ा होगा कि इनकी गाड़ियों की डिग्गियों में से अंडे पकड़े गए हैं। ये जो बड़े बड़े कह रहे हैं ना, इन्होंने चलने ही नहीं देना है निज़ाम को। अगर ये निज़ाम चलता है तो ये जेल में होते हैं। हजूर शहजाद साहब, नया पाकिस्तान ये नहीं है। नया पाकिस्तान ये है कि कलंदर बाहर फिरें, गरीब फुकरा मेहनतकश गैरतमंद बाहर फिरें और चोर अंदर जाएं कानून के तहत। और अगर ये इसी तरह इन्होंने रहना है तो फिर अल्लाह ही मालिक है। लेकिन सर शेख साहब, इस नए पाकिस्तान को, इस नए पाकिस्तान को चलाना भी तो है। अभी एक सेटल्ड इशू हो चुका है, हुकूमत कहती है कि ठीक है हमने मान लिया, जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, पार्लिमानी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, बना देते हैं शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। अगर यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इस फैसले के खिलाफ आप कोई इकदाम उठाते हैं तो जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, उससे सबसे ज्यादा नुकसान तो हुकूमत का होगा ना, चाहे पार्लिमानी निजाम चलाने की बात हो या माशी निजाम चलाने की बात हो। मैं इमरान खान का हकीकी दोस्त हूं। दोस्त वो होता है जो सही मशवरा दे, मिरासी और मालशिये दोस्त नहीं होते। देखें, लोग मान रहे हैं इमरान खान की बात के इन्होंने लूटा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग सब इमरान खान की ये बात कबूल कर रहे हैं कि यस ही इज राइट। लोग ये नहीं मान रहे कि हमारा रवैया। NRO क्या होता है जी? NOR की कई किस्में हैं, NRO 1 2 3 4 5। जिस तरह सिगार की 5 किस्में हैं ना, सिगार चर्चिल 1, चर्चिल 2 3 4 5, ये फर्स्ट सीढ़ी पे इन्होंने कदम रखा है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और मैंने चैलेंज किया है शहबाज शरीफ साहब को कि जिस मर्जी जियो पे आ जाएं जी, रखें डेट, रखें डेट, मैं साबित करूंगा कि जनाब ये NRO के 180 के जाविये से नहीं 360 के जाविये से मुतलाशी हैं और इस पे भरपूर काम हो रहा है। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहला NRO है ये हुकूमत ने दे दिया है शहबाज शरीफ साहब को, तो पहला NRO हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ है। देखिए, इमरान खान की हद तक तो परसों वो टर्की जा रहा था तो मैंने खान को कहा, खान अर्दगान की बीवी मिसेस मेरी बहन बनी हुई है और वो मेरी बहनों की तरह है, देखना क्या वो बात। पिछली दफ़ा भी जब खान साहब गए तो मैंने उनको कहा, बाद में आके उन्होंने कहा तूने बिल्कुल ठीक कहा था। अब भी खान साहब परसों जा रहे थे, मैंने इमरान खान को कहा कौम सारी बातें मान लेगी, लेकिन अगर ये कोई बाहर से बंदा कहे, कोई हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो खान साहब ने मुझे कहा शेख रशीद सवाल ही पैदा नहीं होता। सो आई एम सेटिस्फाई कि वो जो कह रहा है उस पर पैरा देगा। शेख साहब, आप इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है हम भी एहतसाब करेंगे और एहतसाब पे जो हमने काम शुरू किया उससे पीछे नहीं हटेंगे, तो आप जवाबन ऑपोजिशन भी केसेस बनाने पे आ गई है। एक केस जो है राना सनाउल्लाह साहब आपके खिलाफ लेके गए हैं, रेफरेंस दायर किया उन्होंने नेशनल असेंबली स्पीकर के पास, और वो कह रहे हैं कि इतने बड़े चैनल का नाम ना बदबूदार, नया पाकिस्तान को बदबूदार ना करें। मेरा मतलब है ये राइट है, मैं नहीं कह रहा कि मैं देखे मैं कोई मॉडल टाउन की नई JIT की बात नहीं कर रहा हुजूर। लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि बाज लोगों को कौन खोलता है। गांव का चौधरी हमेशा मिरासी के सिर पे सियासत करता है, गैरतमंद जो लोग होते हैं वो छाती तान के मुकाबला करते हैं। सो मैं किसी मिरासी मालशिए का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं। उनका पूरा राइट है कि वो इलेक्शन कमीशन में भी जाएं, नैब में भी जाएं, ये उनका राइट है। मैं किसी नैब में नहीं जा रहा जी,
मैं कानूनी बात लेके जा रहा हूं, आइन और कानून के तहत इमोरल आदमी जिस पे लातादाद केसेस हों, मैं सारी केसेस की लिस्ट लगा रहा हूं कि इतने इतने केसेस में इस पर इसकी मॉरल जो है हैसियत जो है, इसका इखलाकी मकाम और इमेज वो नहीं कि 20 करोड़ लोगों का जो माल और लूट करने वाला शख्स है वो खुद एहतसाब का हेड बन जाए। हाउ दिस इज पॉसिबल जी? दिस इज द बिगेस्ट जोक इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कि जज बन रहा है एक आदमी जो खुद कई अदालतों में मतलूब है और उनको बुला रहा है जिन्होंने उसको बुलाया हुआ। नैब ने उसको बुलाया हुआ, वो नैब को बुला रहे हैं। शेख साहब, आप मॉरल्स की बात कर रहे हैं और इससे पहले आप ये पोजीशन भी लेते रहे कि अगर अवामी नुमाइंदों पर इल्जाम लगे तो उनको कौम को जवाब देना चाहिए। अब किसी ने भी इल्जाम लगाया है, आपके ऊपर इल्जाम लगा है, तो इसकी वजाहत तो करें ना। क्या ये बात दुरुस्त है कि कोई जाली कश्मीर कैंप्स थे जहां पर जुआ होता था, आपको अरेस्ट किया गया? कौम को बताए ना, क्योंकि मॉरली आप पे भी अब जिम्मेदारी है ना इसको क्लियर करने की। देखें, जो मुकाम अल्लाह ने मुझे कश्मीर में दिया है, अगर कश्मीर में मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करे तो वो 2 लातों पे वापस नहीं आ सकता। अगर पाकिस्तान में किसी शख्स की तस्वीरें श्रीनगर, कश्मीर, हब्बा कदल, जैनदार और मेन चौराहों में लगी हैं, वो शेख रशीद है। पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन को कश्मीरी जो है वो उसकी सियासत को सलाम करते हैं और उसको अपना खूनी समझते हैं, वो शेख रशीद है। बाकी मुझे ताश खेलनी भी नहीं आती, मेरे हल्के को तो पता होगा ना कि कितना मैं जुआ करता हूँ या नहीं करता। सो इस किस्म की बातों का क्या नोटिस लूँ मैं किसी को? और शहबाज शरीफ को मैसेज देता हूँ, अगर तुम ये समझते हो कि लोगों की रस्सियाँ खोलने से मैं पीछे हो जाऊँगा, नहीं हजूर। जुल्फिकार चीमा साहब जो आईजी रह चुके हैं, उस वक्त एसपी थे, वो ये कहते हैं कि मैंने गिरफ्तार किया था शेख रशीद साहब को। शहबाज शरीफ ने उनका तबादला कराया था आपको गिरफ्तार करने की वजह से? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा गंदा आदमी नहीं हूँ। खुदा मुझे पकड़े अगर मैंने ऐसा किया तो। नेवर एवर। मैंने ताश नहीं खेली कभी ऐसी। अब आपने मजबूर किया तो मैंने जवाब दिया, वरना मैं मुनासिब भी नहीं समझ। ठीक है। एक और इस वक्त ऑपोजिशन का ये कहना है कि नैब का सलूक हमारे साथ मुख्तलिफ है, जो लोग इस वक्त हुकूमत में उनके साथ मुख्तलिफ है, ये उनका शिकवा है। अब आप ये कह चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 रोज पहले कि अगर हमारा कोई शख्स जुर्म करता है उसको आप 14 साल सजा दें, ऑपोजिशन का कोई करता है तो उसको बेशक आप सिर्फ 7 साल की दें। लेकिन यहां तो हम ये देख रहे हैं कि नैब जो पुराने मुकदमात थे आपके इत्तेहादियों पे, हुकूमत के इत्तेहादियों पे, जैसे परवेज इलाही हैं, चौधरी शुजात हैं, उन पे केसेस खत्म करने की सिफारिश। वक्त देखिए, हल्की फुल्की मौसीकी खत्म होगी, पक्का राग कोई खत्म नहीं होगा। आप इंतजार करें। मुझे यकीन है पूरा इंशाअल्लाह ताला कि अगर इस निज़ाम ने चलना है तो चोर चाहे उस तरफ का है और चाहे मैं हूं और मेरी तरफ का है, वो नहीं बचना चाहिए। वरना इस निज़ाम के लिए मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह इस निज़ाम को बचा ले। ठीक है, ये आपकी असूली पोजीशन है। अब आपने एलएनजी का मुकदमा सबसे पहले आप लेके गए कोर्ट में, अब नैब में है। आपके 2-3 बुनियादी इल्जाम थे। एक तो कि कतरियों को फेवर किया गया है, आपने कहा सिंगल बिड के जरिए एलएनजी टर्मिनल बनाए गए, लेकिन अब यही इल्जाम हुकूमत पे भी लग रहा है। मुशीर हैं इमरान खान साहब के, रजाक दाऊद, उन पर भी लग रहा है कि उनकी कंपनी डेस्कॉन को ठेका मिला है, सिंगल बिड पे मिला है। उनका बेशक अब कोई मैनेजमेंट में रोल ना हो, लेकिन ये कंपनी उनके खानदान की है। ये इल्जाम अब हुकूमत पे भी लग रहा है, तो क्या असूली पोजीशन लेंगे इस पे शेख साहब आप? देखें, सिंगल बिड के लिए पहले मैं कौम को एक सख्त तरीन शिद्दत से पैसेंजर कोचेस की कमी है जी रेलवे में, और लोग छतों पे जा रहे हैं। और मैं लोगों का मशकूर हूँ कि हमारी ऑक्यूपेंसी जो है, जो 50-60% थी, वो 150% पे होगी। मुझे शिद्दत से कोचेस की ज़रूरत है, लेकिन सिंगल टेंडर आर्डर मसूफ करके गए हुए थे और उन दोनों को कल मैंने कैंसिल किया है। जहाँ तक ये मोहम्मद कौन सा डैम है ये जी, मैं समझता हूँ कि इसहाक दाऊद जो भी हैं ये मेरे साथ ही बैठते हैं और उनसे ईसीसी में मेरी चोंचें भी लड़ती रहती हैं, नोक झोंक भी होती रहती है। लेकिन कहा जा रहा है ये टेंडर उनके मिनिस्टर बनने से पहले हुआ। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इमरान खान पे आप 101 इल्ज़ाम लगा दें, मैं अपनी ज़िंदगी में ये इल्ज़ाम सुनने के लिए तैयार नहीं हूं कि इमरान खान करप्ट आदमी है। फजल रहमान साहब एक्टिव हो गए हैं, 2 मुलाकातें हुई आसिफ अली जरदारी साहब से पिछले 24 घंटे में। एक दफा फिर कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब को करीब लेकर आए, इन दोनों पार्टीज को करीब लेकर आए। अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो हुकूमत के लिए पहले 6 माह के बाद ही कितना टफ टाइम देगी ऑपोजिशन? देखें, फजल रहमान साहब का आलम दीन है, मैंने सारी ज़िंदगी एहतराम किया। 2 बातें,
मैंने पीटीआई से बड़ी बातें भी सुनी हैं, जलसों में भी मैंने उनका नाम एहतराम से लिया, हालांकि पीटीआई के जलसे में उनका नाम एहतराम से नहीं लिया जाता था। मैं वो वाहिद आदमी हूँ और था कि मैं कहता था यार आलम दीन का नाम आप एहतराम से लें। सही। और ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई तो मुझे भुट्टो याद आ रहा, जुल्फ़कार अली भुट्टो मुझे कहता था शेख रशीद सारा गंद एक ही टोकरे में इकट्ठे हो जाए ना, सारे गंदे अंडे। मैंने कहा जनाब मैं समझा नहीं। तो मुझे कहने लगा यू विल अंडरस्टैंड सून कि अगर आपके इनमें से एक पार्टी देखें ना, पीपल्स पार्टी तो वैसे ही पंजाब में कमज़ोर है। जिस दिन नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलेगी, तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी में बेहतर, पंजाब में बेहतर वोट मिलेगा और इंटीरियर सिंध में तहरीक इंसाफ को और मकबूलियत हासिल होगी। देखें इस मुल्क के दो बड़ी पार्टियों के दरमियान से इमरान खान ने विकेट पे गेंद मारी है। दुनिया में यह कहीं नहीं हुआ कि एक तीसरी पार्टी दो बड़ी पार्टियों के दरमियान से निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, हम मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे अहम इश्यूज पे। वेलकम बैक। माशी मास पर हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट का था, जिसको हुकूमत हल करने में कामयाब रही है। हुकूमत 5 माह के इंतहाई कलील अरसे में 16 अरब डॉलर का बंदोबस्त करने में कामयाब हो गई है, जिसके बाद रवा साल 12 अरब डॉलर के फाइनेंशियल गैप का जो मसला था वो मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद आज तकरीबन 12 साल बाद एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। शेख मोहम्मद पाकिस्तान के दौरे पर उस वक्त आए हैं जबकि मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को 6.2 अरब डॉलर का मालियाती पैकेज देने का फैसला किया है, जिसमें से मुत्तहदा अरब अमारात 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाएगा और 3.2 अरब डॉलर का तेल उधार पर दिया जाएगा। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात के मालियाती पैकेजेस के बाद पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल करने में तो कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अहम मामला यह है कि पाकिस्तान को अब बरामदात, सरमायाकारी और टैक्स रेवेन्यू के शोबे में ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि यह मसला एक साल बाद फिर सर नहीं उठाएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पिछले साल अगस्त में इक़्तिदार संभाला तो उसे 12 अरब डॉलर के फाइनेंशियल गैप जैसे बड़े चैलेंज का सामना था। हुकूमत ने इस चैलेंज से निपटने के लिए पहले सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक से मदद मांगी और फिर IMF से मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हुआ। पाकिस्तान को इस हवाले से पहले कामयाबी हासिल पिछले साल 23 अक्टूबर को मिली, जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज का ऐलान किया। दो अलग अलग फैसिलिटीज हैं जी। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए स्टेट बैंक का डिपॉजिट है जो 3 अरब डॉलर का है, वो 1 साल के लिए है, ये एक फैसिलिटी है। दूसरी हमें जो उनसे तेल हम खरीदते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी 3 अरब डॉलर तक की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम खरीद सकते हैं उनसे और 1 साल का डिफर्ड पेमेंट होगा। और ये फैसिलिटी जो है ये 3 साल तक चलेगी, यानी 3 अरब डॉलर का तेल हर साल हम 3 साल के लिए खरीद सकते हैं और वो तमाम जितनी भी पेमेंट्स हैं वो जब भी तेल इंपोर्ट होगा उसके 12 महीने के बाद पेमेंट करनी होगी। वफाकी वजीर खजाना असद उमर तफसील से बता रहे हैं जो मालियाती पैकेज इनकी हुकूमत को सऊदी अरब हुकूमत से हासिल हुआ। सऊदीया से मालियाती पैकेज मिलने के बाद हुकूमत को माशी माह पर दूसरी कामयाबी पिछले हफ्ते मिली, जब चीन ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर कर्ज देने की हामी भरी, जिसकी नवीद वजीर खजाना असद उमर साहब पिछले साल नवंबर में ही सुना चुके हैं। दूसरे ममालिक के साथ बशमूल चीन की भी बातचीत जारी है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बातचीत हुई। ये वो चीजें देखें, मैं हमेशा कहता हूँ ये बंद कमरों की बातें हैं। क्या मस्बत बातचीत हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या हमें आने से पहले जो उम्मीद थी कि जिस तरीके के हम फैसले देखने को मिलेंगे, क्या शायद उससे बेहतर में देखने को मिले? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को चीन से जो 2 अरब डॉलर मिले हैं, इससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल करने में मदद मिलेगी, जबकि आज मुत्तहदा अरब अमारात से 6.2 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज ने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला मुकम्मल हल कर दिया है। पाकिस्तान सालाना 12 से 13 अरब डॉलर का तेल दरामद करता है, लेकिन दोस्त ममालिक से मालियाती पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान को तेल और गैस की दरामद पर तकरीबन 7 अरब 90 करोड़ डॉलर की बचत होगी, जिसमें ITFC से हासिल 1.5 अरब डॉलर का कर्ज भी शामिल है। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से वो ताउन तो मिल गया जो इसे दरकार था, लेकिन अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान को ये तमाम कर्ज वापस भी करना है, जिसके लिए पाकिस्तान को बरामदात बढ़ानी होगी, सरमायाकारी लानी होगी और करंट अकाउंट डेफिसिट पर काबू पाना होगा।
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब ज्वाइन करने के लिए। आप तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसीज पे तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज था माशी तौर पे वो था एक्सटर्नल साइड का, और इन 5.5 महीने में हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो काफी हद तक रंग लेके आई हैं। 16 अरब डॉलर का पैकेज जो है इस हुकूमत ने हासिल किया है। असद उमर साहब कहते रहते हैं कि 12 अरब डॉलर का डेफिसिट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट गैप है जिसकी जरूरत है। 16 अरब डॉलर का फाइनेंशियल पैकेज दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को मिला है, तो बड़ी अचीवमेंट है ये। तो फिर तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ग्रोथ रेट, ग्रोथ मोमेंटम भी होना चाहिए, इन्फ्लेशन भी कंटेंट होनी चाहिए, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ने चाहिए। यही एतराज़ है हमें कि आपका एक्सटर्नल सेक्टर पर इशू था और उसको एड्रेस करना था। उसके लिए पूरी इकॉनमी को लेके डुबो देना, ये कहाँ की मंतक थी? आपके जो सेगमेंट्स ऑफ द इकॉनमी ठीक चल रहे थे, आपको तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ना। आप ये कह सकते हैं कि हाँ इस किस्म की ग्रोथ नहीं, इस किस्म की ग्रोथ होनी चाहिए, ये तो आप कह सकते हैं। बट आपको ज़बरदस्ती तो नहीं 5.8 से या 6.2 से नीचे लेके 3 या 3.5 या 4% पर लेके जाने की ज़रूरत कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें एंड सो ऑन। द मेन प्रॉब्लम जो मुझे एतराज़ है पीटीआई की इकोनॉमिक पॉलिसी से, जो मोमेंटम था, जो माहौल होता है जिसमें ग्रो करती है इंडस्ट्री, जिसमें फैसले बगैर किसी कंसिडरेशन के किए जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फैसले हों, चाहे वो छोटे फैसले हो, कार खरीदने के हवाले से, ज़मीन खरीदने के हवाले से, हर चीज़ जब पोस्टपोन होनी शुरू हो जाती है तो पूरी इकॉनमी धड़ाम से गिर जाती है। और एग्जैक्टली यही हुआ है पिछले 5-6 महीने में कि पूरी की पूरी इकॉनमी धड़ाम से गिर गई है। सही, इस पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल साइड थी जी, आप एग्री करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो डिसीजंस लिए हैं दोस्त ममालिक से राब्ता करने के, जो हमें ऑयल डेफर्ड पेमेंट की सूरत में या बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत में पैसा मिला, ये अचीवमेंट है। 16 अरब डॉलर 5.5 महीने में दोस्त ममालिक से हासिल करना। तो देखिए, एक तो 16.5 बिलियन या 16 बिलियन जो भी आप कह रहे हैं, वो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी 1 साल से ऊपर का कर्जा है, ठीक है ना। सो आप आगे 6 महीने के बाद वहीं खड़े होंगे जहां आप अभी थे। फैसले ऐसे होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल हों और जो होम ग्रोन हों और जिससे आपकी एक वो चल सके, एक ऐसे कि आप वापस मुड़ के ना देखें। मैं क्या करता हूँ, अब बात ये ना कि एक्सटर्नल उसको कैसे करते हैं, कि मतलब इन शॉर्ट टर्म में या तो आईएमएफ के पास जाते हैं या दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, क्योंकि ना और शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं, ना फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सकती है। अभी ये बॉन्ड्स इशू करने वाले हैं जो डायस्पोरा पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स के लिए, मुझे सिर्फ ये बताएं अगस्त में क्यों नहीं इशू किए थे? और आपको ये भी बता दूं कि बॉन्ड्स इशू तो लगता है, टाइम तो लगता है, बिल्कुल देखना पड़ता है कि रेट क्या है, डिवैल्यूएशन होना जरूरी थी, वरना कोई आता नहीं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। सर सुन लें, पहले तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव्स थी और कुछ नेगेटिव्स, जिस तरह आपने कहा ये डॉलर रेट वगैरह। बट पॉजिटिव्स में ये था कि इमरान खान का अपनी क्रेडिबिलिटी वाज एट पॉलिटिकल कैपिटल एट द पीक, पॉलिटिकल कैपिटल। दूसरी बात ये है कि आईएमएफ का हमने फर्स्ट 100 डेज में कंप्लीट कर लिया था, साइन कर लिया था। नहीं, लेकिन ये तो बेहतर ऑप्शन था ना कि दोस्त ममालिक के पास जो कर्जा मिल रहा है 2%, 3% पे है, और शराइत के साथ भी नहीं है, वो आईएमएफ की तरह शराइत भी नहीं है ना। आईएमएफ की तो शराइत होंगी और आईएमएफ जाना लाजमी जुज़ है, अभी भी है, अभी भी लाजमी जुज़ है। सो आईएमएफ तो आईएमएफ 4-5 साल का आपको एक स्टेबल प्रोग्राम, सो आईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंड नॉट जस्ट 4-5 साल का। उसमें जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितनी भी मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, आप हुकूमत के ये 5.5 माह के जो एफर्ट हैं जिसमें 16 अरब डॉलर का एक्सटर्नली हमें एक मालियाती पैकेज मिलेगा, उससे आप मुतमईन नहीं, आप कह रहे हैं कि ये कोई खास काम नहीं किया इन्होंने। देखे ना, एक तो आपने कहा ना कि आईएमएफ के मुकाबले में ये शराइत यहाँ नहीं होंगी, तो इस पर भी मुझे एक क्वेश्चन मार्क है। आई डोंट थिंक सो दिस इज सो सिंपल। दिस इज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, आईएमएफ की तरह की शराइत नहीं होगी। नहीं, हो सकता है इससे भी सख्त हो, मुख्तलिफ किस्म की होंगी, क्योंकि वो यमन की भी बात हो रही थी और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, और चाइना भी इसमें शामिल है। सो वाइल आपने कहा कि मैं उसका क्रेडिट दूंगा जो है, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पास परसेंटेज के हिसाब से कितने देने चाहिए, सो आई थिंक दे हैव मिस्ड द बोट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि जी जो रियल एड्रेस करना था वो अभी तक एड्रेस। अब उन इश्यूज पे आ जाते हैं जो कि नॉर्मली आप कह रहे हैं फिस्कल साइड के भी हैं। अब ये जो इस वक्त क्राइसिस हमें या पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिला है, वो बनाया तो आपकी हुकूमत ने था। कौन सा क्राइसिस? जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस ना कहे ना, इकोनॉमिक क्राइसिस तो ज्यादती है बड़ा कहना। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आप इसको नहीं कहना चाहते तो आपकी खातिर मैं थोड़े से लफ्जों को चेंज करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक बिल्कुल सही है। मैं इस पे आता हूं, एक सेकंड मेरे हिसाब से देखें, ये मैं पीटीआई वाले 2 इंडिकेटर्स की कभी बात नहीं करते, 3 की नहीं बल्कि करते, कभी भी बात नहीं करते, जो सबसे फंडामेंटल है किसी दुनिया के लिए भी। अगर आपने इकोनॉमी को देखना है,
वो ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? सबसे फंडामेंटल इंडिकेटर है, ठीक है। 5.8% पर था, कोई चैलेंज नहीं करता कि 5.8% गलत बताते थे हम। ये भी नहीं चैलेंज करते कि हम 6.2% फोरकास्ट कर रहे थे, बल्कि वो हम कंजर्वेटिव 6.2% फोरकास्ट कर। उसके साथ साथ शहजाद, जस्ट 1 मिनट, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन वाज कंटेन्ड, द बेस्ट रेसिपी। उसके बदले अब आप जरा देखें वो चलते हुए, और यही बुनियाद थी शहजाद इकबाल साहब कि रेटिंग एजेंसीज, चाहे स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, चाहे मूडीज हो, चाहे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो क्यों फोरकास्ट कर रहे थे, या हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले 5 साल में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग होगी, वो उन्हीं इंडिकेटर्स के बेसिस पर कर रही थी। डिबेट में हम तहरीक इंसाफ को एक तरफ रख दें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ग्रोथ 5.8% फिनोमिनल, इन्फ्लेशन रेट जो है, अच्छा अब बिल्कुल ऑपोजिट है ना, अब बिल्कुल ऑपोजिट है, स्टैगफ्लेशन आ गया। ठीक है, आप 5.8% की बात कर रहे हैं। देखें 2017, बल्कि मेरे पास 16 दिसंबर 2016 का ये हेरल्ड का जो है खबर है, कब का? 2016 के एंड का। उस वक्त से ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान में ग्रोथ जरूर नजर आ रही है, लेकिन रेड लाइंस हैं, और पाकिस्तान में हमेशा रेड लाइंस होती है एक्सटर्नल सेक्टर को। यूनाइटेड स्टेट्स में भी रेड लाइंस हैं, चाइना की भी रेड लाइंस हैं। आपका दौर हो या आपका दौर हो, जब भी ग्रोथ की तरफ हम जाते हैं, एक्सटर्नल साइड से जो हमें क्राइसिस का सामना होता है, उस वजह से वो ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं होती। इंपोर्ट लेड इकोनॉमी की वजह से इन्फ्लेशन आखिरकार हिट जरूर करती है। मैं इसमें जरा आंसर कर दूं, बिकॉज़ ये बड़ा फंडामेंटल आप इसका जवाब दे दें, लेकिन मैं आपको बता दूं, 2016 दिसंबर में हेरल्ड लिखता है कि इस पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स अ सीरियस डेट प्रॉब्लम। इसके बाद आप कह रहे थे कि हम डेट प्रॉब्लम तो कोई हम आप कह रहे हैं कि दुनिया भर की एजेंसीज कह रही थी कि हम 6% से ग्रो करेंगे। जुलाई 2017, ये नवाज शरीफ साहब की सजा से पहले की आईएमएफ की खबर है कि पाकिस्तान फेल टू सी आई टू आई इन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमी। वो कह रहे हैं एक्सटर्नल और जो फिस्कल थ्रेट्स हैं उनके साथ आई टू आई तो हमेशा होता है ना। आज भी दो इकोनॉमिस्ट जो है, दो डिफरेंट कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो मुतासिर होगी क्योंकि पाकिस्तान को फिस्कल और एक्सटर्नल क्राइसिस का सामना है। द फॉल एंड फॉल ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इन 2017, ये एक और खबर है। तो ये 2017, लेकिन आपने इकट्ठी वो करके रखी हुई है। एक सेकंड, मैं तो आपको हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कर रहा हूं, वर्ल्ड सुन लें मेरे पास, हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये हम सब डिस्कस करेंगे। जनवरी 2018 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी उठा के देख लें। दूसरी बात ये है कि लेट मी जस्ट करेक्ट यू वन थिंग, तमाम जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं जनरली वो एग्री करते थे कि ग्रोथ, कौन कह सकता है ये ग्रोथ नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल ठीक है। कौन कह सकता है कि इन्फ्लेशन सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। और सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब एग्जैक्टली वो होता है जो 2013 से 2018 हुआ था कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं। मैं बताता हूं सस्टेनेबल ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि 2018 में अगर आपने 5.8% ग्रोथ हासिल की है, इन्फ्लेशन आपका 4% या 5% पे था, वो सस्टेन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का, तारीखी फिस्कल डेफिसिट 2250 अरब का, तारीखी ट्रेड डेफिसिट 38 बिलियन डॉलर का। अच्छा, मैं इन डेफिसिट्स के साथ ग्रोथ सस्टेन नहीं कर सकती जुबैर साहब। सही कर सकती थी। मैं अभी एक बता देता हूं आपको। पहली बात तो मुझे रीजन देने दें कि वो हमारा जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज जो हुई वो क्यों हुई। पहली बात तो ये है कि उसमें थोड़ी सी ज्यादती जरूर है कि द फिगर ऑफ इंपोर्ट एस्केलेटेड, जितनी वो एस्केलेट हुई थी, बट उसकी प्राइमरी रीजन ये थी कि प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट हो रही थी सीपैक के तहत। या तो आप सीपैक लें या ना लें, और आपने कहा कि आप लेंगे और इंपोर्ट भी ना बढ़े, ये नहीं हो सकता। दो चीजें। दूसरी चीज ये एक्सपोर्ट्स, प्लीज सब बैठ के बातें करते हैं, मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि वाज इट एन इंटरनेशनल फिनोमेना और नॉट। कमोडिटी प्राइसेस, जिस तरह से तेल की प्राइसेस है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस टुक अ हिट। बांग्लादेश ने हमारे नहीं, मैं आ रहा हूं बांग्लादेश पर, मैं आ रहा हूं बांग्लादेश, बट मैंने कहा इंटरनेशनल फिनोमेना का मतलब ये है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, इंक्लूडिंग कंट्रीज सच एज चाइना, उनकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन वाज फार स्टीपर देन पाकिस्तान। ठीक है, मैं ये नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा, वी शुड हैव डन, आपने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेश ने भी तो किया था, सो वी शुड आल्सो हैव डन वेल इन एक्सपोर्ट्स। सो वो हमारी वीकनेस जरूर थी और हम उसको मानते भी हैं जी, बट वो जो इंपोर्ट साइड है, एफडीआई है, दूसरी उसमें जो कमी देखी गई, वो एक्सटर्नल साइड पे आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। असद उमर ने तो कहा था ना कि म्यूजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं कहता हूं माहौल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सवाल वैसे उनसे बनता है आजकल कौन सा गाना सुन रहे हो। माहौल सबसे ज्यादा, इकोनॉमी में आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं, स्टॉक मार्केट पे किसी से भी पूछेंगे, इट इज द सेंटिमेंट व्हिच ड्राइव्स। लेकिन सर कुछ चीजों पे तनकीद हो रही है, मिसाल के तौर पे इस वक्त आप तनकीद कर रहे हैं कि 6 माह का या 5 माह का जो
टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो आपने अचीव नहीं किया, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद खखान अब्बासी ने कर डाली। मुझे आप बता दें कौन सा साल ऐसा होता है जब हम अपना टैक्स टारगेट अचीव करते हैं? ये मेरे पास पड़ा हुआ है 2018 आपकी हुकूमत 9 महीने में 130 अरब का टारगेट नहीं अचीव किया, 2017 में 140 बिलियन नहीं अचीव किया। तो साल का ये 9 महीने का है, ये 9 महीने का मैं फिगर आपको बता रहा हूँ, और एक फिगर मैं आपको 8 महीने का बता रहा हूँ। सिर्फ कहने का मकसद ये कि ये रेगुलर सर चीज़ है, कहने इसमें का सियासत तो मतलब ना करें। कहने का मतलब ये है, नहीं, वाह 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 वाह, हमें नॉर्मल चीजों पर हमारे ऊपर जो तोप के गोले बरसाए जाते थे जी, वो हम सिर्फ एक तो याद दिलाना चाहते हैं कि ये चीजें होती हैं। सही, हमारा जो टैक्स कलेक्शन हम कहते हैं हमने डबल किया था, दैट वाज इन स्पाइट ऑफ लोएस्ट लेवल ऑफ बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बात दुरुस्त है कि जो एक्सटर्नल थ्रेट था पाकिस्तान को, और असद उमर साहब कह भी चुके हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है, ये आर्जी तौर पर है। 1 साल के बाद ये पेमेंट्स करनी होंगी, इंटरेस्ट के साथ करनी होंगी, तो पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियाद पे अपना जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसको एड्रेस करने के लिए जरूरी है हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क में लेकर आएं, क्योंकि कर्जे से एक टेम्पररी आप जो है जरूर इसको सपोर्ट दे सकते हैं, मुस्तकिल सपोर्ट नहीं होगी। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पिछले कुछ महीनों से सियासी मंजरनामे से गायब मौलाना फजल रहमान एक बार फिर एक्टिव हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान एक बार फिर ऑपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। पिछले 36 घंटे में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान आसिफ अली जरदारी से 2 मुलाकातें कर चुके हैं। मौलाना चाहते हैं कि ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ एक हो जाएं, और इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। ग्रैंड अपोजिशन के बगैर कोई रास्ता नहीं है इस इख्तिलाफ की जमातों के पास, और हम तो मुस्लिम लीग नून के मुंतज़र हैं। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन को हमने यहाँ से पैगाम भेजा और फिर मैंने टेलीफोन पर भी उनसे बात की कि आप चूँकि लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, आप तमाम अपोजिशन पार्टियों के वहाँ सरबराहान मौजूद हैं, पार्लियामान लीडर्स मौजूद हैं, उनके बशमूल आप एक हिकमत अमली वज़ा करके तजावीज़ मुरतब कर लें, ताकि उन तजावीज़ पर फिर हम एक APC का अहतमाम कर सकें। अभी तैयार हो जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग वाले तैयार नहीं होते, जब मुस्लिम लीग वाले तैयार हो जाते हैं तो फिर ये तैयार नहीं होते। तो ये जो कभी कुर्ब कभी बहुत, ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएं? मौलाना फजल रहमान ग्रैंड ऑपोजिशन की बातें कर रहे हैं, वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि इससे पहले सब गिरफ्तार हो जाएं, ऑपोजिशन को एक हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान तो ग्रैंड ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, मगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो ग्रैंड ऑपोजिशन की तरफ नहीं जाना चाहते। सदर जरदारी इस मुल्क का वो वाहिद सियासतदान है जो पाकिस्तान की सब सियासी ताकत, पाकिस्तान की जो भी कुव्वतें हैं उनको मिला सकते हैं, उनको साथ लेके चल सकता है। सदर जरदारी के मुलाकात होता रहता है मौलाना साहब के साथ, और ज़रूर हर बार कुछ ना कुछ तो निकलता है उससे। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एफर्ट किया जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस की तरफ कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन मौलाना फजल रहमान की ये कोशिश पहली बार नहीं है। उन्होंने पिछले साल अगस्त में वजारत उज़्मा के इंतखाबात के वक्त भी ऑपोजिशन के मिलाप का मिशन शुरू किया था, मगर वो मिशन नाकाम रहा। पिछले ही साल सितंबर में सदारती इलेक्शन का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी ने उन्हें नून लीग से बात करके ऑपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार लाने का टास्क दिया था, मगर आखिर में वो खुद ही सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए, जिसके बाद मुत्तहदा ऑपोजिशन का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया। मौलाना की कोशिश इस बार कामयाब होंगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमें वक्त देने के लिए। हामिद मीर साहब, पिछले 24 घंटे में 2 मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब से। इतलात है कि फजल रहमान साहब एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात या उनको करीब लाने में और दोनों पार्टीज को करीब लाने में। शहजाद साहब, यकीनन मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब की पिछले 24 घंटे में 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन दोनों का काफ़ी दिनों से रब्ता है, और सिर्फ इन दोनों का रब्ता नहीं है बल्कि और भी कुछ सियासी रहनुमा हैं जिनका आपस में रब्ता है, बल्कि
आपको शायद पता ही हो कि जो अख्तर मैंगल साहब हैं वो तो उस पार्टी के सरबराह हैं जिसने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म का वोट दिया था जी। लेकिन उनकी भी पहले कराची में मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी साहब के साथ, फिर कभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भी हुई है। इस वक्त ये जो जोड़ तोड़ है और जो राब्ते हैं ये 3 जगह पे चल रहे हैं। एक तो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो एक दूसरे से राब्तों में मसरूफ़ हैं, दूसरी तरफ ये पंजाब में हो रहा है, पंजाब असम्बली के अरकान में, और तीसरी तरफ बलूचिस्तान में हो रहा है, और चौथी तरफ जो है वो सेनेट में हो रहा है। लेकिन सेनेट में जो चीज़ अभी तक करना चाह रहे हैं कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमा, वो अभी वो मटीरियलाइज़ नहीं करना चाह रहे। उनका ये ख्याल है कि ये तो बहुत ही आसान काम है, इसको बाद में देख लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो तय है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं इनका इनडायरेक्ट राब्ता तो है एक दूसरे के साथ, लेकिन ये किसी भी सूरत में 6 महीने से पहले इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। अलबत्ता उनका एक ख्याल है कि इससे पहले अगर बलूचिस्तान से काम शुरू हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और बलूचिस्तान में ये काम जो है ये शुरू हो चुका है, वहाँ पे जोड़ तोड़ बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। और उसके बाद अब पंजाब में जो सूरत हाल है वो ये है कि कुछ दिन पहले जो पंजाब में सेनेट की 2 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को यह पता चला कि उनके बहुत से अरकान जो हैं वो उनसे टूट चुके हैं और उनसे वो नाराज़ हैं, और उनको बड़ी मुश्किल से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ने बड़ी मुश्किल से ये सीटें जो हैं ये बचाई हैं अपनी। 2-3 बातें जिनका आपने जिक्र किया, तो आप कह रहे हैं कि जिस किस्म की तब्दीली हमने बलूचिस्तान हुकूमत में देखी थी आखिरी साल में, PMLN के आखिरी साल में, वो तब्दीली अब तहरीक इंसाफ के पहले हुकूमती साल में मुतवक्किल है। देखें, जो तब्दीली आई थी ना पिछले दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान में, जब कुदूस बदिंजो साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तो उस तब्दीली के मुहर्रकात बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन इस वक्त जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो जोड़ तोड़ हो रहा है, उस जोड़ तोड़ के जो मरकज़ी किरदार हैं वो हैं सरदार अख्तर मैंगल और मौलाना फजलुर रहमान, और इसके अलावा वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, वो इसके मरकज़ी किरदार हैं। जो कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि PTI के कुछ नाराज़ अरकान जो हैं और कुछ दीगर पार्टियों के, वो मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं, और वो जाम कमाल साहब की जो हुकूमत है उसको हटाना चाह रहे हैं। और हामिद मीर साहब, आपने कहा कि ऑपोजिशन सेनेट में भी कोई तब्दीली करना चाहती है, वो बड़ा आसान है उनके लिए, इसलिए वो अभी नहीं करना चाह रहे, तो इशारा आपका सेनेट चेयरमैन की तरफ है? जी हाँ, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो, अगर ये 2 पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो बड़ी आसानी के साथ सेनेट में तब्दीली आ सकती है। लेकिन जो लीडरशिप है इन दोनों पार्टियों की, उसका ये ख्याल है कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कौमी असम्बली में जो तब्दीली आएगी, जो कि अभी उसको मान कोई नहीं रहा, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ जो है वो शुरू हो चुका है, तो जो कौमी असम्बली में जो फार्मूला बनेगा, जाहिर बात है अगर कौमी असम्बली में तब्दीली आएगी तो जो पार्टियां इस तब्दीली को लाने में अहम किरदार अदा करेंगी, उनके दरमियान एक फार्मूला तय पाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमने देखा है हामिद मीर साहब कि जब नून लीग मुश्किल में होती है, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने से इनकार कर देते हैं, जब आसिफ अली जरदारी साहब मुश्किल में होते हैं तो ये भी देखा गया कि नवाज शरीफ उनसे मिलने में इनकार कर देते हैं। तो इस मरतबा आपको लगता है कि दोनों पार्टीज करीब आ सकेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो खुद जेल में इस वक्त, क्या दोनों पार्टीज करीब आ सकेंगी, और क्या ये रोल मौलाना फजल रहमान साहब प्ले कर सकेंगे? क्योंकि सदारती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने मौलाना साहब को कहा था कि आप हमारा पैगाम लेके जाएं, लेकिन वो खुद सदारती कैंडिडेट बन के सामने आ गए थे। देखिए, इस वक्त ये जो दोनों पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दोनों पार्टियां इस पोजीशन में नहीं हैं कि ये खुलकर ये बता सकें कि ये क्यों माजी करीब में एक दूसरे के साथ अदम तावन का मुजाहरा करती रही हैं। सॉरी टू से, इन दोनों पार्टियों की लीडरशिप में मेरे ख्याल से इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये कौम के सामने सच बोल सकें। असल में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दोनों का एक ख्याल है कि पहले पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पहले उसको इस्तेमाल किया गया, फिर मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब दोनों इस बात पे मुत्फिक हैं, दोनों का इत्तेफाक राय है कि हमारे साथ हमेशा धोखा ही हुआ है और बार बार धोखा हुआ है। तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी बहुत से डसे हुए हैं। तो उनका ये अब कहना है कि वो आजकल इन दोनों को समझा रहे हैं कि भाई अभी आप इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर कब इकट्ठे होंगे आप? क्या उस वक्त इकट्ठे होंगे जब सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जेलों में चली जाएगी, क्योंकि PTI के बहुत से मिनिस्टर जो हैं
वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने जो अगर कौमी असम्बली का इजलास करना है तो आप अडयाला जेल में कर लें। और अभी भी बिलावल भुट्टो साहब का जो आज स्टेटमेंट आया वो बड़ा मिला जुला है। वो कह रहे हैं कि ग्रैंड ऑपोजिशन की तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन अगर ऑपोजिशन को कोई मुत्तहिद कर सकता है तो वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब ही हैं। इसमें मीर साहब आप पीटीआई के मौकिफ को कैसा देखते हैं? पीटीआई तो कह रही है कि क्योंकि एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है इसलिए ये सब पार्टीज इकट्ठा हो रही हैं, और पीटीआई तो आपको पता है हमेशा से ये कहती रही है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं करप्शन के खिलाफ। देखिए, मैं बिलावल साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं बड़े एहतराम के साथ उनसे इख्तलाफ करूँगा। मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी वो शख्सियत हैं जो कि अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे। मुझे इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखें कि जरदारी साहब ने जिस किस्म की सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी अभी कुछ अरसा पहले, 1-1.5 साल पहले नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और फिर 25 जुलाई से पहले नवाज शरीफ साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो इनको तो आइंदा कई साल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी चाहिए थी, एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जो है वो इनको एक दूसरे के बहुत करीब ले आई है। जो जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है उसमें भी जरदारी साहब इस वक्त इतने एक्टिव नहीं हैं। जोड़ तोड़ जो इस वक्त हो रहा है वो पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे और मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे एक छोटी सी पार्टी है, वो छोटी सी पार्टी का एक लीडर है और वो इन दोनों पार्टियों के दरमियान मामला तय करवा रहा है। कुछ दिनों में आपको उनका नाम भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर मौजूद थे, अपना तजिया दे रहे थे सियासी सूरत हाल पे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।